जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का गुलाम वंश में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रजिया सुल्तान। इस शुरू में नाम हुआ करता है रजिया बेगम। बेगम से सुल्तान कैसे बनती है? ये महिला है ना। इसके बारे में बोला जाता है ना कि एकमात्र महिला है। यह दिल्ली के प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका हुआ करती है दिल्ली का गुलाम वंश में, या दिल्ली सल्तनत में कोई भी हो। इसके दिल्ली सल्तनत में हम पढ़े कि जो भी शासक पढ़ेंगे या दिल्ली में राज करने वाला ये पहली महिला हुआ करती है, जिसका नाम था रजिया बेगम नाम था। लेकिन शासक बने के राजा बनने के बाद कौन सा उपाधि धारण कर ली? सुल्तान की उपाधि, है ना, सुल्तान की उपाधि। आइए हम लोग पहली बार को समझते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कुतुबुद्दीन, हम लोग पढ़े थे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, है ना। इल्तुतमिश के बारे में बताया कि यह इल्तुतमिश के बेटी हुआ करती है ना। इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। हम कल बात कर रहे थे कि तुर्कान खातून का दो बच्चा थे, एक रजिया बेगम, एक बहराम शाह, है ना। हम बताए थे कि इल्तुतमिश का दो पत्नी थे, एक था शाह तुर्कान और दूसरा था तुर्कान खातून। शाह तुर्कान के अगर बारे में बात करेंगे, नसरुद्दीन महमूद था बेटा, और एक था रुकनुद्दीन फिरोज। और अगर तुर्कान खातून के बारे में बात करेंगे तो रजिया बेगम महिला है और बहराम शाह ये पुरुष है। तो इसका पुत्री है ये। जैसे जैसे इसका मृत्यु होता है इल्तुतमिश के, तो अगला शासक बन जाता है। अगला शासक वो आपको देखने के लिए मिलता है, क्या बोलते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज था। जब इल्तुतमिश का मृत्यु होता है तो इसी का एक पुत्र ही बैठता है ना। अब इसका ये जो गद्दी पे बैठता है तो ये आपको अयोग्य शासक था। क्या था बहादुर लोग? अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक जब ये गद्दी पे बैठता है तो रजिया सुल्तान उस समय आपको भटिंडा वाला क्षेत्र में थी। कहाँ थी? तो भटिंडा वाला क्षेत्र, भटिंडा पंजाब के क्षेत्र में सूबेदार के रूप में काम कर रही थी, है ना। जब पता चलता है कि हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया तो इसको पता था, क्योंकि इल्तुतमिश बोला था कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो अगला शासक कौन बनेगा? रजिया बेगम बनेगी, है ना। और रजिया बेगम नहीं बन गया कौन? फिरोज बन गया, और रुकनुद्दीन फिरोज बन गया। तो यह बात से रजिया बेगम बहुत गुस्सा हो गई। जब गुस्सा हो गई तो भटिंडा से ये वापस आती है दिल्ली, और दिल्ली आती है तो लाल वस्त्र धारण करके, जब भरे समाज में वो आती है, सभा में आती है, ये लाल वस्त्र धारण करके। लाल वस्त्र जो था ना वो आपको था न्याय का प्रतीक। क्या था? लाल वस्त्र न्याय, मतलब न्याय मांगने का प्रतीक था लाल वस्त्र, ठीक है। और लाल वस्त्र पहनकर जब सभा में आती है तो रजिया बेगम बोलती है कि रे सरदार लोग, सरदार कहने का मतलब उस समय तुर्क सरदार का बहुत बोलबाला था। तुर्क लोग जो चाहते थे वो करते थे। मैं तुर्क चाहकर कि आज ही राजा बनेगा तो ही राजा बनेगा, है ना। तो उन लोग के सामने ही आई दिल्ली में रजिया बेगम, बोली कि सर हमको बनना था, हमारे पिताजी हमको घोषणा किए थे कि हमको मृत्यु के बाद हम बनेंगे, मतलब रजिया बेगम बनेगी। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं, बन गया कौन? और फिरोज बन गया, रुकनुद्दीन फिरोज। साथ में ये एक अयोग्य शासक है, अयोग्य के साथ डरपोक भी है। अयोग्य शासक साथ में क्या है? डरपोक शासक है। अयोग्य और डरपोक शासक है ना। तो लोगों के द्वारा इसको दिल्ली गद्दी पर से हटा दिया जाता है। अब अगला किसको बिठा दिया जाता है? तो रजिया बेगम को बिठा दिया। किसको बिठा दिया गया? रजिया बेगम के। जब रजिया बेगम को बिठा दिया गया तो रजिया का अपना जो भाई है जिसका नाम है बहराम शाह, वो मन ही गुस्सा में है कि राजा भाई के बनना चाहिए तो ये बहन बन गई है। मैंने मन ही क्या था
गुस्सा में है। जैसे आपको घर पर है कि आपको पापा अगर आपको भाई का ज़्यादा मान गए तो आप लोग मुँह फुला देते हैं कि भैया का ज़्यादा माना जा रहा है, फुलाते हैं ना मुँह, हमको पता है। हमारे घर में भी होता है, आपके घर में भी होगा, सब घर में ये चीज़ होता है ना? तो अब बन गई शासिका कौन? तो राज़िया बेगम, लेकिन ये बेगम थी, अब कौन-सा उपाधि इसको मिल जाएगा? सुल्तान। तो सुल्तान क्यों बोला गया? क्योंकि ये अपने सभा में बैठने आती थी ना तो महिला वाला वस्त्र धारण करके नहीं आती थी। महिला का वस्त्र धारण करके कपड़ा पहन कर नहीं आती थी, ये पुरुष का वस्त्र धारण करती थी। जैसे बोला जाता था कि यह पुरुषों का वेशभूषा रखती थी, है ना? यह लाल चोला टोपी एवं नकाब धारण करती थी, लाल चोला टोपी एवं नकाब धारण। तो लिख लीजिए, इसके बारे में पूछता है कि रज़िया बेगम क्या पहन पहन के अपने राज्यसभा में आती थी? तो लाल चोला टोपी एवं नकाब ये सब पहन के आते थे, जिसके वजह से जो शुरू में जो दिल्ली के लोग थे न तो इसको तो गद्दी पे बैठा दिए, और जब कुछ दिन के बाद जब ये अपना ड्रेस चेंज करके अब महिला वाला ड्रेस पहन के कभी नहीं आती थी, है ना? तो लोग इसको भी नाराज़ होने लगे कि मुस्लिम में बोला जाता है ना कि महिला लोग नकाब के साथ ही रहेंगे। बुर्खा जो पहनते हैं ना, जो काला कपड़ा से ढका हुआ रहता है, वही आपको पहनना है महिलाओं का। लेकिन ये जो है सो उस सब का विरोध करती है, तो लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए, है ना? तो कहीं न कहीं दिल्ली का जो तुर्क अमीर सरदार लोग होते हैं, तुर्क लोग, मतलब कि जो बड़े-बड़े आदमी हुआ करते दिल्ली के, कहीं न कहीं रज़िया सुल्तान से विरोध करते थे, खिलाफ इसका रहते थे। क्यों खिलाफ? कि इस धर्म का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि महिलाओं का एक ही वो ड्रेसे था, बुर्खा और पहन के ही बाहर निकलते थे, और चेहरा ढक के ही बाहर जा सकते हैं। लेकिन रज़िया बेगम ऐसा कुछ नहीं करती थी। रज़िया बेगम कहती थी कि हमको मर्ज़ी, हम कैसे भी रहे, है ना? आइए, रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? रज़िया बेगम को जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? इसके बारे में रज़िया बेगम की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है बहादुर लोग, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, जैसे आप लिखेंगे रज़िया बेगम की जानकारी, मतलब कि रज़िया की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? जानकारी थोड़ा-सा स्मार्ट बोर्ड पर लिखने में, थोड़ा-सा डिस्प्ले पे लिखने में थोड़ा हाथ कँपता है, छलकता है। तो जानकारी, ऐसा नहीं कि हमको हिंदी नहीं आता, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं आता है, लेकिन हाथ कँपता है। लिखिए, तारीख ए फरिश्ता। फरिश्ता एक ग्रंथ था। तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ से यह पता चलता है कि दिल्ली में कोई महिला शासिका हुआ करती है, जिसका नाम क्या था? रज़िया बेगम, रज़िया सुल्तान। इसका रचना कौन किया था? तो रचना कौन किया था बहादुर? तो लिख लेंगे मोहम्मद कासिम फरिश्ता। मोहम्मद कासिम फरिश्ता, कासिम फरिश्ता के द्वारा इसका रचना किया जाता है। तारीख है फरिश्ता का, है ना? कोई दिक्कत? रज़िया ने अमीर एवं आखुर का पद, जैसे रज़िया के समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट दिया जाता है। तो पहले चीज़ किसका हम लोग हेडिंग दे देते हैं कि रज़िया बेगम कितना दिन तक शासन करती है ना? तो 1236 से लेकर 1240 तक का राज करती है रज़िया बेगम। 1240 लिख ले, 40, 1240, एक मिनट, 1240, 1240, कोई दिक्कत? 36 से लेकर 40 तक मात्र 4 साल तक राज करती है। तो आइए, रज़िया ने अमीर आखुर का पद, मतलब कि घोड़सवार का जो पद हुआ करता है, किसको दिया था? तो लिखेंगे अमीर आखुर का पद, आमिर, आमिर लिखिएगा, आमिर, आमिर ए
जैसे घोड़सवार जो होता था ना, जैसे रज़िया बेगम कहीं जाती थी तो उसके साथ घोड़ा से जाती थी, तो घोड़ा का देख रेख करने वाला कोई व्यक्ति था जिसको नाम था क्या, अमीर। ये पोस्ट का नाम था क्या, अमीर याखुर। इसका इस जगह पर कौन था, तो जलालुद्दीन याकुद नाम था। जलालुद्दीन जलालुद्दीन याकुद, जलालुद्दीन याकुद, याकुद नाम था, है जलालुद्दीन याकुद। कोई दिक्कत। जलालुद्दीन याकुत के बारे में बोला जाता है कि जलालुद्दीन याकुत का ही प्रेमी था, मतलब कि इससे रज़िया का प्रेम था। रज़िया क्या करती थी इससे, तो प्रेम करती थी, प्रेम, प्यार मोहब्बत था रज़िया को। क्या था बहादुर लोग, तो प्रेम था, रज़िया का प्रेम था। अब ए, प्रेम प्रेम की कहानी अब सुनाएंगे, और अच्छे से प्रेम की कहानी सुनाएंगे, बहादुर लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि अमीर का जो घोड़सवार था, राजिया बेगम का जो घोड़ा का देख रेख करने वाला था, उस घोड़सवार का पोस्ट मतलब पद, कैसे रेलवे विभाग में अलग पद होता है, एसएससी में अलग पोस्ट होता है, तो पोस्ट था, ये क्या था, पद था। और इस पद पर कौन बैठल था, तो जलालुद्दीन याकुद। और याकुद से ही रजिया बेगम का बेपनाह मोहब्बत था, प्रेम था, दिल का प्रेम था, है ना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी को इंटरेस्ट के साथ आज पढ़ेंगे, देखिएगा मज़ा आएगा। चलिए, रजिया देखते हैं यहाँ पर। रजिया बेगम, ध्यान से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद कहानी सुनेंगे। देखिए, रजिया सुल्तान का वाजिर का नाम बताते हैं। अब बेगम नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, सुल्तान बोलेंगे। तो रजिया सुल्तान का वाजिर, रजिया का वाजिर, रजिया का वाजिर, वजीर का पहले प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, है ना। तो लेकिन नि, निजामुल 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 जु जुनेद, निजामुल जुनेद था, है ना। रजिया का वाजिर के नाम का था जुनेद। यह तुर्क अमीरों के साथ मिलकर, इसके बारे में बोला जाता है कि ये तुर्क लोग जो हुआ करते हैं दिल्ली में, तुर्क लोग के साथ मिलकर और रजिया का खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। तुर्क लोगों के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, साथ साथ मिलकर साथ मिलकर क्या कर रहे थे, रजिया का खिलाफ, रजिया का खिलाफ मतलब षड्यंत्र रचते थे, षड्यंत्र, है ना। षड्यंत्र रचते थे, क्या रचते थे, तो षड्यंत्र, षड्यंत्र क्या करते थे इन लोग, रचते थे। क्योंकि इसको हटाने के लिए, क्यों ना, क्योंकि सभी मुस्लिमों का ये मैंने अपमान टाइप पर बोल सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ हुआ करता है। और मुसलमान में का नाम था कि आप महिला है तो महिला एक कायदा में रहेंगे, है ना। सब जगह महिला ही, आप नहीं, महिला पुरुष वाला काम महिला नहीं करेंगे। और रजिया बेगम बोलती थी, रजिया सुल्तान बोलते थे कि जो पुरुष कर सकता है वो महिला क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आज देखिए, जैसे आज के डेट में, आज से पहले भी प्राचीन में हम लोग बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का अधिकार था कि पुरुष पढ़ेंगे, महिला का सिर्फ महिला खाना बनाएंगे और बाल बुतरू पैदा करेंगे और बाल बुतरू का पालन करेंगे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब तो महिला पुरुष तो बराबर हो गए, है ना। अब बराबर पहले भी थे, लेकिन मेन था कि सोच था, जो हम कर सकते हैं वो हमारे घर में बहन बहन और माता क्यों नहीं कर सकती है, कर सकती है। इस सोच को बदलना होगा। आज भी देखिए, आप सभी लोगों को मौका मिलता है पढ़ने के लिए। क्या गांव घर में सभी को मौका मिलता है पढ़ने के लिए, नहीं। आज भी कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि महिला लड़की पढ़ के क्या करेगी, महिला लड़की पढ़ के क्या करेगी। और जो जिसका माता पिता शिक्षित है, वो जानते हैं कि महिला लड़की पढ़ के क्या कर सकती है ना। आइए देखते हैं, रजिया ने लाहौर में के सूबेदार किसे नियुक्त किया था। रजिया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, रजिया
लाहौर में सूबेदार, लाहौर के सूबेदार किसे नियुक्त किया था? लाहौर का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो कबीर खान को। किसे? तो कबीर खान को किया था। किसी के नियुक्त किया था? मतलब लाहौर के सूबेदार के रूप में कबीर खान को बैठाया था। कौन? रजिया। वही अगर बात करते हैं बदायूं, बदायूं की जगह है। अगर बदायूं में सूबेदार के बारे में बात करते हैं, बदायूं में सूबेदार के बारे में बात करते हैं तो इख्तियारुद्दीन क्या था? इख्तियारुद्दीन। वही अगर भटिंडा में बात करते हैं, भटिंडा में अगर बात करते हैं कि भटिंडा में किसे बैठाया था, तो उसका नाम था अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया। अल्तुनिया भटिंडा में। देखिए ये जो अल्तुनिया आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, अल्तुनिया, तो रजिया बेगम जो है ना, रजिया सुल्तान का प्रेम था याकूत खान से। लेकिन अल्तुनिया कहीं ना कहीं अल्तुनिया चाहता था कि हम रजिया से शादी करें, है ना। वास्तव में रजिया के मोहब्बत इससे नहीं है, लेकिन अल्तुनिया चाहता था कि हम रजिया से क्या करें? मोहब्बत करें, हम रजिया से शादी करें। और कहीं ना कहीं इसको दिमाग में खटकता था कि जो अमीर याखुर को जो पद पर है याकूत खां, उसके जगह पर हम रहेंगे तो हमको शादी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अल्तुनिया याकूत खां से विरोध करता था, याकूत खां से चाहता था कि कभी इसको हम युद्ध करें, लड़े, है ना, कोई दिक्कत। एक बार ऐसा समय आता है बहादुर कि भटिंडा वाला ही क्षेत्र में, ये भटिंडा दिख रहा है ना, भटिंडे में अल्तुनिया है, भटिंडा वाला ही क्षेत्र में अल्तुनिया विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर कह दिया ना कि अब जैसे इतना बड़ा क्षेत्र है ना, इतना बड़ा क्षेत्र का देख रेख करने के लिए किसको बैठाया गया? अल्तुनिया के। अभी क्षेत्र में कह दिया ना कि पूरा क्षेत्र का राजा हम हैं। अब हम नहीं जानते हैं कि ये रजिया बेगम कौन है ऐसे, लेकिन तुम लोग जो क्षेत्र है ना, इस सब का राजा कौन है? हम है। ये अल्तुनिया घोषित कर दिया, अल्तुनिया भटिंडा में। और यह बात पता चला किसको? रजिया बेगम को। तो रजिया बेगम याकूत खां के साथ और कुछ सेना के साथ प्लान बनाया कि चलो भटिंडा में जो विद्रोह हो रहा है, विद्रोह को हम शांत करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बहादुर लोग? तो शांत करेंगे। शांत करने जाने की तो बात होता है, तो जाने का बात होता है ना। और जैसे ही अल्तुनिया विद्रोह कर रहा था, तो इतिहास में आपको बोला भी जाता है कि रजिया कहाँ गई थी, तो बोला जाता है कि अल्तुनिया का विद्रोह को शांत करने। अल्तुनिया का विद्रोह, ये अल्तुनिया के विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया बेगम और याकूत खां और अन्य कुछ सेना लोग के लेके गया था शांत करने। तो बहुत से सेना भी गए थे, है ना। और साथ में जो भी बताया कि जो रजिया का भाई है, इसका नाम है बहराम शाह भी चाहता था ना कि इसको कोई हत्या कर देता ना रजिया बेगम के, तो अगला शासक हम बन जाते, है ना। तो इस विद्रोह को दमन करने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बहराम शाह की कहानी सुन लेते हैं। बहराम शाह है रजिया बेगम का भाई। रजिया बेगम का भाई है। बहराम शाह चाहता था कि अगला हम रजिया को गद्दी से हटाकर हम राजा बन जाए। क्या कर जाए? हम राजा बन जाए। आप जानते हैं कल हम बताए थे कि दल चालीसा, कल के वीडियो में देखिएगा, दल चालीसा या दल चहलगामी, है ना। दल चालीसा के बारे में बताए थे, या आप इसका एक और नाम बताए थे, बता दीजिए क्या नाम बताए थे, तो बताइए। तुर्क चहलगामी नाम बताए थे, इस नाम से जाना तो दल चालीसा।
बहराम शाह का किया कि दल चालीसा को अपने अंडर में कर लिया। इसमें कितने लोग थे, कितने लोग रहा करते थे? 40 लोग। बहराम शाह आपको दल चालीसा को अपने अंडर में कर लिया, है ना। और इसका जो है मुख्य व्यक्ति था, उसको बोला कि तुम किसी भी हालत में जो अल्तुनिया के विद्रोह को शांत करने जा रही है रजिया, इसको छोड़ना नहीं है, रास्ते में मार देना है। साथ में ये जो है ना बहराम शाह, इससे भी संपर्क किया। इसको ये दोनों में बहुत पड़ता था, बहुत पड़ता था। अब ये भी दिया था, कभी पहले भी नोटिस दिया था इसको कि उस क्षेत्र में तुम विद्रोह करो, और रजिया तो पक्का जाएगा उधर, और उसको उधर ही मार के भी देना, है ना। अब यही होता है जब इस विद्रोह को दमन करने गया। कौन कौन गया? तो आपको आपको चलिए, इधर तो आपका मामला था कि रजिया, इधर रजिया और साथ में कौन था? तो याकूत खा। या रजिया याकूत खा से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अब अल्तुनिया चाहता था कि हम रजिया से आपको शादी करें, तो बड़ा गड़बड़ था जी, है ना। तो यहीं से एक सॉन्ग बनता है कि तू प्यार है किसी और के, तुझे चाहता कोई और है। सही बात है। ये बेचारी प्यार करती थी इससे, याकूत खा से, और अल्तुनिया चाहता था कि हम क्या करें, प्यार करें, हम शादी करें, है ना। तो ये अल्तुनिया का विद्रोह को शांत करने की रजिया बेगम जाती है। तो इसी अल्तुनिया का सेना लोग जो है ना, याकूत खा का हत्या कर दिया। और याकूत खा का हत्या कर दिया तो बेचारी टेंशन में हो गई कि जिससे हमको शादी करना था, निकाह करना था, अब उसी को हत्या कर दिया गया। और साथ में रजिया बेगम को बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया गया बहादुर लोग? साथ में रजिया बेगम का कर दिया गया, रजिया बेगम को बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के बोला गया, अल्तुनिया बोलता है कि रजिया बेगम, या तो साम्राज्य को आप हमें दे दीजिए, और नहीं तो फिर आप हमसे शादी कर लीजिए। ये बोलता है अल्तुनिया, है ना। अल्तुनिया बोलता है, तो रजिया बेगम बोलता है कि हम तुमको कुछ देने वाले नहीं हैं, न तुमसे शादी करेंगे न तुमको हम देंगे, और हम तुमको आज नहीं तो कल हत्या करवा देंगे। ये बोलता है अल्तुनिया, या तो तुम हमको राज दे दो, या तुमको हम हत्या कर देंगे। तो फिर लास्ट में निर्णय निकलता है, रजिया बेगम को बंदी बना लिया। तो रजिया बेगम के दिमाग में आता है कि अगर हम अल्तुनिया से शादी नहीं करते हैं, अल्तुनिया शादी नहीं करते हैं, तो अल्तुनिया हमको क्या कर देगा कि ये तो अपना जाके दिल्ली गद्दी पर बैठ जाएगा, और साथ में हमको शादी नहीं करेगा हमसे, हम नहीं करेंगे। देखिए एक मिनट, रजिया बेगम सोचती है कि अल्तुनिया से अगर हम शादी नहीं करते हैं, तो ये तो अब अगला राजा बन जाएगा, अल्तुनिया बन जाएगा। अल्तुनिया बनेगा तो हमको दासी के रूप में रखेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। शादी कर लेंगे तो कम से कम पत्नी के नाम से थोड़ा बहुत इज्जत मान सम्मान तो मिलेगा ना हमको, ये दिमाग में रहता है। अब कभी मौका मिलेगा तो इसको गला काट देंगे हम, ये रजिया बेगम सोचती है ना। इधर तो माहौल बन गया आपको शादी के। और जब बहराम शाह को पता चलता है कि अल्तुनिया तो याकूत खा के हत्या कर दिया और रजिया शादी कर लिया, ये बहराम शाह गुस्सा के फायर। बहराम शाह हालांकि गद्दी पर बैठने का प्लान कर ही लिया था, गद्दी पर बैठ ही गया था, मान लो कि गद्दी पर बैठ गया था, गद्दी पर आपको बैठ गया था। जब इन लोग दोनों, रजिया और अल्तुनिया, जब भटिंडा का क्षेत्र से जब दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा हरियाणा क्षेत्र। कहाँ मिलेगा? हरियाणा। हरियाणा हरियाणा जगह पर एक कैथल जगह है, कैथल। कैथल जगह में शाम हो जाता है, वापस आते समय कैथल जगह में शाम हो गया, ठीक है। तो कैथले जगह में इन लोग क्या करते हैं कि झुग्गी बना के, झोपड़ी बनाकर रात भर रहने के प्लान करते हैं, का यही रहेंगे, सुबह हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे। अब इधर आपको पता चल गया है किसको, ये आपको बहराम शाह का, कि इन लोग दोनों शादी करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहराम शाह वही दल चालीसा को अपने अंडर में किया था ना, ये दल चालीसा को इसको भेजता है कि जाओ आज इन लोग दोनों के हत्या कर दो। तो इन्हीं के द्वारा बहराम शाह भेजता है, यही दल
चालीसा के ही द्वारा कैथल जगह पर रजिया प्लस में अल्तुनिया, रजिया और अल्तुनिया दोनों का कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया? दोनों के हत्या कर दिया गया। कहाँ पर कर दिया गया? कैथल जगह। कैथल कहाँ है? तो हरियाणा में। तो इस सवाल पूछता है कि रजिया का हत्या किसके द्वारा किया गया? तो कभी कहीं देता है कि डाकुओं के द्वारा, डाकुओं के द्वारा बोला जाता है, या कहीं के दल चालीसा है, क्योंकि इन लोग दोनों सोए थे, नए नए शादी हुआ था, हनीमून मना रहे सोए थे। जब सोए थे दोनों तो रात के जाके उन लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया। ये लोग देख नहीं पाए, और इसका रजिया का और दुनिया का जो सेना था अच्छा से देख नहीं पाए कौन व्यक्ति हत्या किया। चलते इतिहासकार लोग बोलते हैं कि डाकुओं के द्वारा हत्या किया गया। अल्तुनिया के और रजिया को 1240 में डाकुओं के द्वारा क्या किया गया? हत्या किया गया। अगर दल चालीसा भी मिलेगा तो मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि दल चालीसा के बारे में कोई देखा नहीं है कि दल चालीसा किया है कौन किया है, लेकिन आंसर डाकुओं के द्वारा ही लगाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बहादुर लोग? तो आपको रजिया बेगम के बारे में समझ में आया कि नहीं आया बताइए? रजिया बेगम के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि रजिया बेगम के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अब रजिया बेगम के बाद अगला शासक कौन बन गया था वहाँ? तो बहराम शाह। तो हेडिंग देंगे बहराम शाह। ये आपको 1240 से लेकर 1242 तक रहता है, मात्र 2 साल। इसका वास्तविक नाम अगर पूछ देगा बहादुर, वास्तविक अगर नाम बोल देगा, वास्तविक नाम तो इसका नाम था मयूजुद्दीन बहराम शाह। क्या नाम था? मयूजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह। कोई दिक्कत? यह एक उसी बनाया, विभाग बनाया था। बहराम शाह एक विभाग बनाया था। वो विभाग क्या था? एक विभाग बनाता है, जैसे इसको भी दिमाग में था ना बहराम शाह के, कि हम अपने बहन को या रजिया बेगम बोल सकते हैं और अल्तुनिया को दल चालीसा की मदद से हम हत्या करा दिए, तो हो सकता है कोई और लोग दल चालीसा की मदद से हमको हत्या करा देगा, है ना? इसी के डर से बहादुर तो ये एक पद बनाया था, एक विभाग बनाया था। विभाग का नाम था बहादुर लोग नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात एक पद था, एक विभाग था बहादुर, है ना? एक क्या था? विभाग था। यह विभाग क्या था? तो यह प्रशासनिक का प्रधान का विभाग था। और अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रशासनिक कहने का मतलब कि अगल बगल जो भी दल चालीसा ऐसे और छोटे छोटे विभाग है, सबको देख रेख करने के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया मलिक एतगिन को बनाया गया। किसे बनाया गया? मलिक एतगिन, है ना? ये बहराम का दोस्त था। क्वेश्चन ले सकता है कि बहराम का ही क्या था? दोस्त था। बहराम का ही क्या था? दोस्त पे पूरा विश्वास था, है ना? यह राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ये जो आपको दिख रहा है, आपको राजा के बाद ये जो पद दिख रहा है बहादुर, ये आपको जो पद दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये राजा के बाद महत्वपूर्ण पद हुआ करता है ना? राजा के बाद क्या था? महत्वपूर्ण पद हुआ करता है। तो ये पद होता है, तो ये लिख लीजिए बहादुर लोग कि यह राजा के बाद महत्वपूर्ण पद था। राजा के बाद महत्वपूर्ण पद था। राजा के बाद
राजा का वध क्या था? महत्वपूर्ण पद था। खुद ही के हाथ तकला। यह राजा का वध क्या था? महत्वपूर्ण पद था। एतगिन इनसे अपने वर्चस्व को बनाने का प्रयास किया, है ना, वर्चस्व को बनाने का प्रयास किया। ये चाहता था ना एतगिन, एतगिन के लगा ना ये जो शासक है ना ये बुड़बक है और इसका फायदा हम उठा ले, इसका क्या कर ले? फायदा हम उठा ले, है ना, इसका फायदा हम उठा ले, कोई दिक्कत। ये जो एतगिन था ये चाहता था, ये एतगिन जो था ये चाहता था कि हम इसका क्या कर ले? इसका फ़ायदा उठा ले। समझ में आ रहा है ना? इसका फ़ायदा हम उठा ले, कोई दिक्कत। आइए अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड पे लिखेंगे बहादुर लोग, बहराम शाह ने एतगिन को हत्या कर दिया। बहराम शाह ने एतगिन को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्यों हत्या कर दिया? ध्यान से समझेंगे। देखिए, बहराम शाह को यह लगने लगा था कि जो एतगिन है कहीं ना कहीं हमारा खिलाफ है। अब कहीं ना कहीं मेरा ये दोस्त एतगिन ये कहीं ना कहीं हमको एक दिन आज नहीं तो कल क्या कर देगा? हत्या कर देगा, है ना। इस बात से दिल्ली के तुर्क जनता नाराज़ हो गए। एक मिनट देखेंगे, जब इसको इसको लगन लगा बहराम शाह को कि ये कहीं ना कहीं हमारा खिलाफ करेगा, आज नहीं तो कल ही हमको क्या कर देगा? हत्या कर देगा। और जब बहराम शाह इसको हत्या करवा दिया गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो तुर्क लोग थे, तुर्क जाति के लोग थे, तुर्क सरदार कहीं ना कहीं बहराम शाह का विरोध करने लगे। जब विरोध क्यों कर रहे हैं कि बहराम शाह जब अपने दोस्त के नहीं हो सकता है तो हम लोग दिल्ली वासियों को क्या हो सकता है ना, हमारा क्या होगा, है ना। जब दोस्त का नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। दिल्ली की जनता ने बहराम शाह की हत्या कर दी। लास्ट में दिल्ली की जनता ने 1242 में दिल्ली की जनता के द्वारा क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। किसको हत्या कर दिया गया? बहराम शाह को। बहराम शाह को क्या कर दिया गया बहादुर लोग? तो हत्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया लोगों के द्वारा। क्योंकि जब दिल्ली के ये अपना दोस्त के नहीं हो सकता है तो हम सभी को कैसे हो सकता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर लोग। अभी बोले किसके मदद से किया गया था, किसके मदद से? तो आप जानते हैं कि पीछे हम लोग पढ़े थे कि रुकनुद्दीन फिरोज जो था, रुकनुद्दीन फिरोज जो रजिया उसको पद से हटा दी थी लाल वस्त्र धारण करके, उसी का एक पुत्र है जिसका नाम है मसूद शाह। मसूद शाह इसको हत्या करने में पूरा भरपूर हाथ था। मसूद शाह बहराम शाह को हत्या करने में महत्वपूर्ण योगदान था। आइए अगला हेडिंग दीजिए बहादुर लोग। अगला हेडिंग देंगे अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह क्या था? तो मसूद, इसको पूरा पूरा नाम लिख सकते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। समय लिख लेंगे, ये भी 2-4 शब्द आता है तो 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। 1242 से लेकर 1246। पहला पॉइंट लिख लेंगे कि यह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। यह रुकनी ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। क्या था बहादुर लोग? तो पुत्र था। कोई दिक्कत? यह नायब या मुमिकात का पद बोलेगा कि अभी हम बताया था ना कि एक पद बनाया था बहराम शाह कि नायब मुमलिकात मुमलिकात का जो पद बनाया गया था ये राजा का बाद इसका महत्वपूर्ण पद है ना। ये किसको बनाया था? ये अलाउद्दीन, जो ये आपको देखने को मिल रहा है शासक अलाउद्दीन मसूद शाह, ये किसको बनाया था, है ना। ये किसको बनाया था? तो लिख लेंगे इमामुद्दीन हसन। किसको बनाया था? इमामुद्दीन
इमामुद्दीन हसन, इमामुद्दीन हसन को बनाया था। अब अगर बोला वाजिर का पद किसे बनाया था, वाजिर, वाजिर का पद पर किसे बैठाया था, वाजिर के पद पर, तो लिख लेंगे मुजहाबुद्दीन। थोड़ा सा नाम टफ है, थोड़ा सा एक बार दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मुजाबुद्दीन। डायरेक्टली एक दिन में आपको नाम याद नहीं होगा, लेकिन एक बार दो बार तीन बार देखे देखे आपको पेपर, जब आप क्या करें कॉपी पर नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा तो एक बार दो बार रिविजन कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे अमीर हजीब का पद किसे नियुक्त किया था, अमीर हजीब, अमीर हजीब ये कौन सा पोस्ट था भाई, तो यह पोस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पर लिखेंगे अमीर ए हजब, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब एक पोस्ट था, इस पर किसके बैठाया था, बलबन को बैठाया था, बलबन, बलबन या बलबन या हाजिब का मतलब आमतौर से बोलते थे पीओ का टाइप का काम करता था, क्या था, पीओ के रूप में काम करता था, पीओ के रूप में काम करता था, है ना। वास्तविक सत्ता, देखिए पीओ के रूप में काम करता है, ये जो है ना पीओ के रूप में, देखिए वास्तव में राजा तक कौन था, राजा तो था आपको मसूद शाह, लेकिन वास्तव में बलबन अपने हाथों में लेता था, जैसे सारा काम देख रेख करने वाला काम किसको था, बलबन के। जो मसूद शाह था वो नाम का शासक था, सारा का सारा काम धाम कौन करता था, इसका पीओ करता था, बलबन करता था, बलबन, है ना। अब बलबन को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार हम सब कुछ कर ही रहे तो इसको क्या ला यहाँ पर सत्ता पर है, इसको हटाओ, अगला शासक हम बनेंगे। लेकिन डायरेक्टली शासक नहीं बना, यह डायरेक्टली शासक नहीं बना, ये क्या करता है बलबन, बलबन के दिमाग में लगने लगा कि सारा का सारा तो काम हम कर रहे हैं, तो वो बंदा क्यों बैठा है ना। तो बलबन क्या करता है ना, बलबन ने मसूद शाह को सत्ता से हटाकर दूसरा व्यक्ति को बना दिया, जैसे बलबन ने सत्ता से हटाकर एक व्यक्ति को बना दिया जिसका नाम था, पॉइंट बना के लिखेंगे, बलबन ने मसूद शाह को सत्ता से हटाकर, पॉइंट बना के लिखिए, लिखिए हम बोल रहे हैं, बलबन ने मसूद शाह को सत्ता से हटाकर एक नया राजा बनाया, वो राजा का नाम क्या था बहादुर लोग, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, रू है बहादुर, नसीरुद्दीन महमूद। ध्यान समझेंगे, देखो ध्यान समझेंगे बहादुर, जब बलबन जब बलबन इसको जब बलबन इसको राजा बनाया, जानते क्या था, ये एक मार्केट में टोपी बेच के जीवन बसर करने वाला व्यक्ति था, टोपी बनाता था नसीरुद्दीन महमूद, और क्या करता था मार्केट में बेचता था, टोपी बेच कर जीवन बसर करता था, है ना। और जब इसको बनाया राजा, इसको राजा बनाया तो बलबन बलबन के लोग चाहने लगे, क्यों चाहने लगे, ये आपको मसूद शाह के हटा के इसको जब गद्दी पर बैठाने का जब बात किया गया, तो लोग इसको बलबन को बहुत चाहने लगे, क्यों कि बलबन बलबन इतना गरीब व्यक्ति को जब गद्दी बैठा सकता है, यानी कि देश को भलाई कर सकता है, तो जनता लोग बलबन को चाहने लगे। लेकिन बलबन के कहीं ना कहीं दिमाग में जानते हैं क्या था बलबन के, इसका एक पुत्री हुआ करती है, पुत्री, और इसका पुत्री से विवाह करना चाहता था कौन, बलबन, बलबन क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। तो जब इसको बना दिया गद्दी पर, इसको लगने लगा कि हम बलबन हमारे नज़र में अच्छा, बलबन अच्छा लड़का है। अब बलबन से क्या कर दिया, शादी कर दिया, बलबन से क्या कर दिया, शादी कर दिया, कौन कर दिया, नसीरुद्दीन महमूद। जैसे बलबन से शादी किया ना, तो बलबन इसको राजा घोषित कर दिया। तो अगला शासक कौन पढ़ेंगे बहादुर लोग, तो लिख लो, हेडिंग दो, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, इसका समय लिख लीजिए,
1246 से लेकर 1265 तकला, 1246 से लेकर कहाँ तकला, 1265 तकला, है ना। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यह दिल्ली के राजा बनने से पहले, यह दिल्ली के राजा बनने से पहले बहराइच बहराइच के राज्यपाल था, बहराइच के राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहा था, बहराइच के राज्यपाल था जब राज्यपाल था। और इससे पहले भी बात करें ना बहादुर लोग, तो ये बेचारा टोपी बनाकर और बेचकर जीवन बसर करता था। और जब इसको बना दिया गया, पता था कि बलवन क्या है बनाया, क्योंकि इसका बेटी से क्या था, बेपनाह मोहब्बत था। मोहब्बत के चक्कर में जब शाहजहाँ ताजमहल खाड़ कर सकता है जी, तो ये काहे ना एक दिन खातिर शासक बना सकता है जी। इसको दिमाग में बलवन का था ना कि डायरेक्टली अगर हम मसूद शाह को गद्दी से हटा के अगर हम बन जाएंगे राजा, जनता लोग हमको खिलाफ हो जाएगा। पहले गरीब को बैठाओ, तो लोगों की नज़र में ये अच्छा शासक बन गया, अच्छा व्यक्ति बन गया बलवन। जब अच्छा व्यक्ति ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बलवाने क्या करेगा ना, यही मसूद शाह को नसीरुद्दीन महमूद को हत्या करके खुद राजा बन जाएगा, खुद राजा बन जाएगा। जैसे देखो बहादुर, चलो अगला पॉइंट इसके बारे में लिख लो, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, है ना। इसके दरबारी में कवि थे, इसके दरबारी कवि, लेकिन इसका दरबारी कवि, नसीरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि के बारे में पूछता है ना। तो दरबारी कवि के बारे में अगर बात करते हैं, तो मिनहाज ए सिराज दरबारी कवि था। और इसका एक ग्रंथ था, ग्रंथ के बारे में हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, है ना। तबकात नासरी क्या था, तबकात नासरी के बारे में लिखा था। तबकात नासरी एक ग्रंथ था, देखो ध्यान से। नसीरुद्दीन महमूद के दरबारी एक कवि था जिसका नाम था मिनहाज सिराज। इसका एक ग्रंथ है बहादुर, ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपको तबकात नासरी। कोई दिक्कत, यह नाम से बोला जाता है ना कि जो नसीरुद्दीन महमूद जो था, ये नाम मात्र के शासक था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता था वो बलवन के हाथ में था। मैं शासक तो बना दिया बलवन, लेकिन ये नाम का था, मैं ससुर साहब को बैठा दिया गया, लेकिन सारा का सारा काम कौन करता था, बलवन करता था। सारा का सारा काम कौन करता था, तो बलवन करता था। नाम मात्र का शासक बना दिया गया था, है ना। तो लिखेंगे बहादुर, बलवन को नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा, लिखिए बलवन को नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा उलुग खां की उपाधि दिया गया था, उलुग खां की उपाधि दिया गया था, उलुग खां की उपाधि दिया गया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, बलवन नायब मुमलिकात के पद पर कार्य कर रहा था, नायब मुमलिकात। देखिए ध्यान से देखेंगे, बोलेगा कि जब उल्लू खां को उपाधि मिला था उसमें बलवन कौन सा पोस्ट पर था, तो नायब मुमलिकात मतलब प्रशासन को देख रेख करने वाला प्रशासन। जैसे बलवन जान रहा है कि जितना यहाँ पर राजा चेंज हुए, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी की वजह से क्या हुए, चेंज हुए। तो ये था, कोई दिक्कत बहादुर लोग, तो ये खुद यह प्रशासन के हैंडल करता था बलवन।
कोई दिक्कत। बलबन ने 1249 में अपनी पुत्री का निकाह महमूद, देखिए लिखेंगे 1249 में, लिखेंगे 1249 में अपनी पुत्री का निकाह कर दिया। एक अलग व्यक्ति था जिसका नाम था महमूदे नाम था। ये शासक महमूद नहीं, अलग नाम था, है ना, महमूद से कर दिया। कोई दिक्कत। ठीक है बहादुर लोग, कोई दिक्कत। ये मस्त कर दिया। अगला पॉइंट यहाँ पर समझेंगे, जब इसको नसीरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो जाता है तो इसका कोई बाल पुत्र नहीं थे, कोई बाल पुत्र नहीं थे। बलबन जानता था कि बेचारा बुजुर्ग हो गया है, ऐसा कोई बाल पुत्र नहीं है, ये मरेगा तो अगला शासक हम ही बनेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली इसको हम हत्या करके क्यों राजा बने, इसको छोड़ देते हैं, 2-4 साल के बाद खुद मर जाएगा। तो 2-4 साल के बाद सच में खुद मर गया। तो नसीरुद्दीन महमूद की एकदम स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई बीमारी से नहीं, नॉर्मली मृत्यु हो गया। और इसका कोई पुत्र नहीं थे, तो बलबन अब पूरा का पूरा पावर अब किसके अंडर में आ गया है, तो बलबन के अंडर में आ गया है। तो अभी यहीं से बलबन क्या करेगा ना, बलबन खुद का शासक घोषणा करेगा। तो हेडिंग दे दो बहादुर लोग, तो बलबन, अगला राजा बलबन। बलवान, इसका समय सीमा लिख लीजिए कि 1265 से लेकर 1287 तक ला। कहीं 88 मिलेगा, है ना, तो उसके लिए आप कवर कर लेंगे। कहीं कहीं क्या मिलेगा, 88 भी मिलेगा, कोई दिक्कत। कहीं कहीं क्या मिलेगा, 88 मिलेगा। तो आइए बलबन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं और अच्छे से समझेंगे बलबन के बारे में। जैसे पहला बात कि बलबन का वास्तविक नाम पूछता है कि इसका वास्तविक नाम है क्या चीज़। तो बलबन का वास्तविक नाम, वास्तविक बलबन का वास्तविक नाम, तो बलबन का वास्तविक नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्यों इस लिखवा रहे कि पूछता है सवाल, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत तो यही तो फेमस था, है ना। इसका बचपन का नाम अगर पूछ देंगे, बचपन का नाम तो बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था, है ना, बहाउद्दीन। कोई दिक्कत। यह इल्तुतमिश के समय से यह लिखेंगे कि यह इल्तुतमिश, लिखो हम बोल रहे हैं आप लिखेंगे, यह इल्तुतमिश के समय से यह गुलाम वंश में नहीं, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, गलती, इस लाइन काटिए, काट दिए। लिखिए कि यह इल्तुतमिश के समय पर कौन सा पोस्ट पे था, ये कहने का मतलब है। मतलब इल्तुतमिश के समय में को क्या काम करता था, यह इल्तुतमिश के समय में तो खासदार था, खासदार का पद पर था। कहने का मतलब सूचना प्रसारण का मुख्य अध्यक्ष था। क्या था खासदार, कहने का मतलब सूचना प्रसारण का, सूचना प्रसारण का क्या था, तो मुख्य अध्यक्ष था। क्वेश्चन में लिख लेंगे, सूचना प्रसारण का मुख्य अध्यक्ष था। जब यही अगर हम बात करते हैं बलबन के बारे में कि जब ये रजिया का टाइम में क्या कौन सा पोस्ट पर था, जब रजिया शासक थे, रजिया बेगम, रजिया का टाइम में यह कौन सा पोस्ट पर था, तो ये रजिया का पोस्ट में समय बात हो अमीर आखुर के पद पर था। आमिर ए, देखो ध्यान से समझना, हम पिछले
कुछ देर पहले बताया कि अमीर या आखुर के पोस्ट पे था क्या था, याकूत खां, जिससे रजिया का बेपनाह मोहब्बत था। रजिया का बेपनाह मोहब्बत था ना, तो इसको पोस्ट से हटा दिया था। रजिया याकूत खां को पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि वो याकूत खां कौन सा पोस्ट पे था, यही पर था। हटाएगा साथ रखता था, क्योंकि रजिया का बेपनाह मोहब्बत था, तो उसको ठीक नहीं, रजिया का ठीक नहीं लगता था कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं वो हमारे साथ घोड़ा पर करेगा, इसने। और इसका पोस्ट किसको दे दिया था, तो बलबन को दे दिया था। तो आपसे पूछ देगा कि इल्तुतमिश के समय बलबन कौन सा पोस्ट पे था, तो खासदार पोस्ट पे था, मैंने सूचना प्रसारण का अध्यक्ष हुआ करता है। रजिया के टाइम में बात करेंगे तो अमीर या आखुर के पोस्ट पर था, है ना। अब अगर आगे चलो, अगर अब सवाल कर देगा अलाउद्दीन, दिन लिखा हुआ अलाउद्दीन हसन, सॉरी अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन अगर मसूद के बारे में बात कर देगा कि इस समय ये कौन सा पोस्ट पर था, तो ये अमीर हाजी पोस्ट पर था। क्या था, अमीर हाजी पोस्ट पे था, अमीर हाजी पोस्ट पे था। कोई दिक्कत बहादुर लोग, तो अब जस्ट इसके बारे में भी लिख लो। नसीरुद्दीन महमूद के समय जस्ट कौन पोस्ट पे था, तो सब एक जगह लिख लीजिए, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन रू लिखा हुआ है, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन लिखा हुआ है, ठीक ना, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद की बात करें, नसीरुद्दीन महमूद के पोस्ट पर समय, नसीरुद्दीन महमूद के समय कौन सा पोस्ट पर था, तो नायब मुमलिकात, मुमलिकात पर था, है ना, मुमलिकात पद पर था। कोई दिक्कत बहादुर लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तकला, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तकला समझने में, नहीं। आइए हम लोग थोड़ी बलबन के उपाधि के बारे में देखते हैं, बलबन के पास क्या क्या उपाधि, बलबन के पास क्या क्या उपाधि था, आइए देखते हैं। हेडिंग दीजिए, बलबन की उपाधि, बलबन की उपाधि, बलबन की उपाधि, पहला उपाधि लिखेंगे बहादुर लोग, पहला नियावत लिखेंगे, नियावत ए खुदाई, नियावत ए खुदाई। ये क्या था बहादुर, अल्लाह के प्रतिनिधि मानता था ये खुद को, क्या बोलता था ये, अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि खुद को मानता था, है ना। दूसरा बहादुर क्या उपाधि था, जिले इलाही, दिने इलाही नहीं, दिने इलाही अकबर में, यहाँ जिले बोल रहा है, जिले इलाही, है ना, जिले इलाही। ये क्या था, तो अल्लाह के छाया बोलता था, अल्लाह का छाया, वो क्या बोलता था, इसका मतलब बताता था, इसका मतलब क्या होता है, अल्लाह की, अल्लाह की छाया। कोई दिक्कत बहादुर, एक और था जो पढ़ चुके हैं, उल्लू खा, उल्लू खा, एक और था बहादुर जिसको लोग बोलते हैं पृथ्वी पर शासकों का सुल्तान बोला जाता था, क्या बोलते थे इसको, पृथ्वी पर शासकों का सुल्तान, सुल्तान, शासकों का सुल्तान बोला जाता था, है ना। अलग अलग ही पद का मतलब अलग अलग ही उपाधि धारण किया था। अब आइए हम लोग बलबन के बारे में देखते हैं कि बलबन क्या क्या कार्य किया।
अपने जीवन काल में कार्य क्या क्या किया, इसका कारण देखिए। इतना लिख लिए ना, आगे चलिए। बलवान क्या क्या जीवन काल में कार्य किया, तो हेडिंग दीजिए कार्य। क्या क्या कार्य किया अपने जीवन काल में, क्या क्या ये बंदा कार्य किया, यहाँ के हेडिंग दीजिए। लेकिन पहला कार्य क्या करता है बहादुर लोग, और कार्य लिखते चलेंगे और कार्य समझते चलेंगे। रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह, रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह की नीति, है ना। मैंने बोलता था कि विरोधियों को सजा देना था। जैसे इसका मतलब था ना, जैसे गद्दी पर बैठा तो बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करने लगे, अलग अलग कानून अपना लिया। तो ये एक प्रथा चलाया था, एक नीति चलाया, कानून चलाया लोह एवं रक्त की, कि जो भी व्यक्ति हमारे खिलाफ अगर बोलेगा तो मैं उसको लोह से रक्त निकाल देंगे। तो लोह एवं रक्त की नीति। दूसरे पॉइंट क्या कार्य किया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, कि 40 दल चालीसा जो था ना, दल चालीसा या 40 दल, दल चालीसा, 40 दल या दल चालीसा कोई समाप्त कर दिया। आपसे पूछता है कि दल चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, जबकि समाप्ति इसके द्वारा किया गया तो बलबन के द्वारा समाप्त किया गया। एक प्रथा भी चलाया था, प्रथा से पहले एक और पढ़ लेते हैं। ईरानी त्यौहार, ईरानी त्यौहार, ईरानी त्यौहार नौरोज, नौरोज, ईरानी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा शुरुआत किया, मनाने की प्रथा, मनाने की प्रथा शुरुआत किया। तो आप लोग बताएंगे बहादुर कि नौरोज़ त्यौहार कब मनाया जाता है, नौरोज़ त्यौहार कब मनाया जाता है, और ख़ास करके जो नौरोज़ त्यौहार मनाते हैं वो मैसेज करेंगे। जैसे अली बहादुर है, ये खास करके यह मैसेज करेगा कि नौरोज़ त्यौहार मनाया कब जाता है, और इसके बारे में पूरा व्याख्या के साथ बताएंगे कि कितना तारीख को नौरोज़ त्यौहार मनाया जाता है और नौरोज़ त्यौहार में होता क्या है। ये व्याख्या के साथ आप कमेंट करेंगे। सुनाई दे रहा है अली बहादुर, अली बहादुर सुनाई दिया। चलिए चलिए नाम उनका मिटा देते हैं, आगे चलिए। यहाँ तीसरा हो गया, चौथा के बारे में, तीसरा था। चौथा के बारे में देखते हैं कि सिजदा एवं पायवोस प्रथा चलाया गया था। क्या चलाया गया था, सिजदा, और एक और था पायवोस, पायवोस, पायवोस। तो पहले बात कि सिजदा है क्या, सिजदा का मतलब पहले समझ लेते हैं। ये बोलता था सिजदा का मतलब कि जो व्यक्ति बलवन से मिलने आया है वह सिर झुका कर बात करेगा। क्या करेगा बहादुर लोग, जो ही मिलने हमसे आया है सिर झुका कर बात करेगा, सिर झुका कर क्या करेगा, बात करेगा, है ना। इसके मतलब क्या था, पाइबोस का मतलब, पाइबोस का मतलब कि सिर झुका के बलवन का पैर, अंगुली का अंगूठा है ना, बलवन का पैर का अंगुली का अंगूठा पकड़ेगा, अंगूठा पकड़ेगा, मैंने अंगूठा, मैंने कहता था। देखिए सिजदा का मतलब बताया, सिजदा का मतलब कि जो भी व्यक्ति हमसे मिलने आया है तो वो पहले आके सिर झुकाकर हमसे बात करेगा। दूसरी बात कि सिर झुकाने के साथ साथ हमारा पैर का अंगुली का अंगूठा पकड़ेगा और बात करेगा। कहने का मतलब था ना, ये खुद का बोलता था कि हम खुद अल्लाह है, अल्लाह का दूत है ना, हम अल्लाह का बंदा भेजा गया है, ठीक ना। मैं खुद का ये अल्लाह मानता था और सभी को ये तहस नहस करते रहता था। बहुते कानून को तोड़ा भी था बलवन। बलवन पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था, सब जगह दया नहीं दिखाता था। ये लिख लो बहादुर इसको पॉइंट, आपको यही कार्य क्या था, पॉइंट आगे लिख लीजिए कि बलवन पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था, पूर्ण
निरंकुशता में विश्वास करता था। कोष्ठ में लिख लेंगे बहादुर, कोष्ठ में लिखेंगे सब जगह दया की भावना नहीं दिखाता था। सब जगह दया की भावना नहीं दिखाता, लेकिन बहुत जगह दया की भावना दिखाता भी था। सब जगह दया की भावना दिखाता नहीं था। कोई दिक्कत? अगला लिख दे बहादुर, अगला लिखिए बहादुर लोग। अगला पॉइंट लिखेंगे कि लिखेंगे दीवान अर्घ, इसके द्वारा बलवन के द्वारा विभाग भी बनाया गया था। बहुत सा विभाग बनाया गया था बलवन के द्वारा, बहुत सा विभाग भी बनाया गया था। विभाग का नाम लिख लीजिए, बहुत फेमस है। लिखेंगे पहला लिखेंगे दीवान अर्घ, दीवान अर्ज। दीवान अर्ज क्या था बहादुर लोग, है ना? दीवान अर्ज तो सैनिक को देखभाल करने वाला था। क्या था? सैनिक को देखभाल करने वाला, सैनिक को देखभाल करने वाला था। इसका प्रधान किसको बनाता है, ये देख लीजिए। प्रधान किसको बनाता है? तो इमाम उल मुल्क को, व्यक्ति का नाम है। आपको ये जरूर पूछता है, ये नाम दे चाहे ना दे, लेकिन आपको ये जरूर मिलता है कि इसका मतलब क्या होता है। दीवान अर्ज का मतलब सैनिक को देखभाल करने वाला, है ना? बलवन ने एक गुप्तचर विभाग भी बनाया था जिसको वरीद मुमलिकात के नाम से जाना जाता था। वरीद मुमलिकात, क्या जानते थे? वरीद मुमलिकात, ध्यान से समझेंगे। एक गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग, इसका क्या नाम था? वरीद मुमलिकात नहीं, वरीद मुमलिक। ये क्या था बहादुर? एक गुप्तचर विभाग था कि अगल बगल क्या हमारे बारे में लोग सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इसके बारे में अच्छे से बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, है ना? बलवन ने मंगोलों के डर से दिल्ली के पश्चिम छोर पर किलाबंदी करवाया था। बलवन को लगता था ना कि मंगोल जो देश है ना, वहाँ से लोग आकर हम पर आक्रमण करेंगे और हमको क्षति पहुँचाएंगे। चलते दिल्ली के पश्चिमी छोर पर क्या था? किलाबंदी किया था। कहीं कहीं डेट आपको मिलता है बहादुर, देखो ध्यान से। आपको कहीं कहीं डेट मिलता है कि 1286 और कहीं कहीं मिलता है 1287। ध्यान से देखेंगे, है ना? 1286 बोला जाता है कि 1286-87 के बीच में मंगोल का आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमणकारी आए थे, मंगोल की तरफ से। मंगोल जो देश है ना, वहाँ से लोग आए थे। लोग का देखने वाला कौन था? तो तारतीवेग था। तारतीवेग, है ना? मंगोल का आक्रमणकारी तारतीवेग दिल्ली पर आक्रमण करता है। तारतीवेग जो है ना, मंगोल का रहने वाला है। कहाँ का है बहादुर लोग? तो मंगोल शासक है ना? मंगोल शासक दिल्ली का रहने वाला है। बलवन इस समय आक्रमण में अपने बड़े पुत्र शहजादा को भेजा। मैंने बलवन के लगा ना कि जो आक्रमण किया, तो बलवन अपने पुत्र, मैंने बलवन का जो पुत्र है, बलवन का पुत्र है जिसका नाम था शहजादा। बलवन के पुत्र का नाम क्या था? शहजादा। बलवन का पुत्र का नाम था शहजादा महमूद। और जैसे बंदा आक्रमण करता है इसके क्षेत्र पर, तो यह बलवन अपने पुत्र को भेजता है कि जाओ उसको दमन करो। लेकिन इसका जाता है शांत करने, इस ये आक्रमण को रोकने जाता है। इसी बीच में ये मारा जाता है। तारतीवेग के द्वारा क्या कर दिया जाता है? मारा जाता है बहादुर। जब इसका पुत्र मारा जाता है ना, तो बलवन टेंशन में और जैसे इसका मृत्यु होता है, तो बलवन एक उपाधि धारण करता है।
ये उपाधि के बारे में बीपीएससी में पूछा गया है कि जब बलबन का पुत्र शहजादा की मृत्यु हुआ था तो बलबन कौन सा उपाधि धारण किया था? तो लिख लेंगे बहादुर, शहीद शहीद ए आजम। शहीद ए आजम को उपाधि धारण करता है। बलबन कौन सा उपाधि धारण करता है? शहीद ए आजम। पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था बलबन ने शुरू करता है इसी उपाधि के तहत, है ना। और बलबन शुरू करता है और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जैसे शहजादा के मृत्यु होता है ना, हत्या कर दिया जाता है, तो बलबन बेटा के शोक में, टेंशन में बलबन का मृत्यु हो जाता है। बलबन का लंका मार देता है और इसका वजह से क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। बलबन के टेंशन से वजह से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। बलबन को आमतौर पर टेंशन से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और कुछ लोगों के, कुछ मध्यकालीन इतिहासकार बोलते हैं कि बलबन पहला शासक था जो मृत सैनिकों के विधवा एवं उनके बच्चे को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। जैसे बलबन चाहता था ना कि हम अपने बेटा का बदला लेंगे, बेटा का बदला लेंगे, और बहुत नोट के लिखो, भी लिखो, नोट में लिखो बहादुर, लिखेंगे। बलबन पहला शासक था, लिखो। बलबन पहला शासक था जो मृत सैनिकों, मतलब कि इसके साथ जो लड़ने गए वो बेचारा मर गया, तो बेचारा बताइए कि घर में एक ही सदस्य है, गार्जियन एक ही है लड़ने वाला, वही मर जाएगा तो फिर तो उसके घर में खाना कौन खिलाएगा? बताइए, खाना कौन खिलाएगा? अपने परिवार का कौन चलाएगा? क्या चलाएगा? तो इसको बहुत दया है, इसको दया है ना, तो ये बोलता है कि, मैं बोलते हैं इतिहासकार कि पहला शासक था जो मृत सैनिकों के विधवा एवं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। आर्थिक मतलब कि जो सैनिक मर गया तो उसका विधवा महिला हो गई, उसका बाल बुतरू है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता था। और 1200 बहादुर 87 में ही बलबन के क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। बलबन में क्या हो गया? बलबन की मृत्यु हो गया। बलबन क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया। बलबन का मृत्यु होने के बाद बहादुर अगर देखते हैं, बलबन का एक पोता था जिसका नाम था केकुआद। बलबन का जो पोता था, बलबन का पोता, लिखेंगे। कहीं कहीं पुत्र देता है तो थोड़ा सा देख लेंगे। बोला जाता है कि बलबन का पोता, अगला हेडिंग देंगे, अगला शासक कौन बनेगा? तो केकुआद। केकुआद। इसका समय सीमा लिखेंगे 1287 से लेकर 1290 तक, 1290 तक। थोड़ा सा इसका योगदान लिख लेंगे। पहली पॉइंट कि बलबन का पोता था, अब कहीं कहीं लिखता है बलबन का पुत्र था, दूसरा पुत्र था, नहीं, बलबन का पोता ही लिखेंगे। बलबन का क्या था? बलबन का पोता। लेकिन एक बुक में हम देखे बहादुर कि बलबन का पुत्र था, बलबन का दूसरा पुत्र था, बलबन का दूसरा पुत्र था, एक अलग बुक में देखें। जैसे देखिए, आपको जो भी हम पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कोई ना कोई बुक में पढ़े होंगे, या कोई भी दुनिया के कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि नहीं। तो वही हम एक बुक में देख रहे हैं कि बलबन का ही पोता हुआ करता है, पोता था, और कहीं कि बलबन ने क्या बोलता है कि दूसरा पुत्र था। तो इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताया नहीं गया, है ना। अगले देखेंगे, इसके बाद इसके पॉइंट लिखेंगे बहादुर कि कुवाद का ही एक वाजिर था पंजाब में जिसका नाम था मलिक फिरोज। लिखेंगे बहादुर, केकुवाद का वजीर, केकुवाद का वजीर, केकुवाद का वजीर था, केकुवाद का एक वजीर था जिसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज।
केकवाद का ही एक वज़ीर था जिसका नाम क्या था, मलिक फ़िरोज़। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? और मलिक फ़िरोज़ जो है ना, मलिक फ़िरोज़ यह एक तुर्क शासक था, एक तुर्क व्यक्ति था जो अफ़गान में एक कबीले का सरदार हुआ करता है। और ये मलिक फ़िरोज़ जो है, मलिक फ़िरोज़ ये क्या करेगा ना कि जो केकवाद है, केकवाद के हत्या करके और इसके जगह पर बहादुर 1290 में ही मैंने केकवाद को मलिक फ़िरोज़ जो है ना, मलिक फ़िरोज़ केकवाद को हत्या करके और 1290 में ही कैमूर्स को गद्दी पे बिठाएगा। कैमूर्स एक व्यक्ति है, कैमूर्स है ना, कैमूर्स एक व्यक्ति है ना, कैमूर्स एक व्यक्ति है। और पहले पॉइंट सुन लेंगे ध्यान से। देखो ध्यान से सुनना, ये कैमूर्स के बारे में बोला जाता है। ये कैमूर्स इतिहास में मिलता है कि कैमूर जो थे केकवाद का पुत्र था, केकवाद का पुत्र था। तो आप बताओ बहादुर, ये मलिक जो है से पहले केकवाद को हत्या किया, अब इसी को पुत्र को बिठाया, इसी को पुत्र को गद्दी पे बिठाया और बाद में इसको भी हत्या करके मलिक फ़िरोज़ और एक नए वंश का स्थापना कर देगा, एक नए वंश का स्थापना कर देगा जिसको हम लोग बोलते हैं, काची बोलते हैं बहादुर, तो खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना कर देगा। तो अगले क्लास में खिलजी वंश पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लीजिए। देखिए देखिए बहादुर, अभी हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम वंश, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में हम लोग प्रथम शासक की बात किए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात किए, और अंतिम बोलेगा तो कैमूर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, कैमूर्स के बारे में। कहीं कहीं केकवाद भी दे देता है, लेकिन अब कैमूर्स मारेंगे। प्रथम शासक कौन हो गया, ऐबक, और अंतिम शासक हो गया तो कैमूर्स। तो देखिए बहादुर, हमको तरफ से आपका गुलाम वंश समाप्त हो गया, हमको तरफ से गुलाम वंश समाप्त हो गया। और अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो खिलजी वंश की ओर आएंगे, और गुलाम वंश से पहले सवाल लगाएंगे आप लोग, है ना, सवाल। और ऑफलाइन का जो बच्चे हैं उसका आपको ऑफलाइन क्लास में गुलाम वंश ख़त्म हो गया तो गुलाम वंश का सवाल लगाया जाएगा, और ऑनलाइन के जो बच्चे हैं उनका भी सवाल लगाया जाएगा। हो सकता है कि अगर आपके पास बुक है तो आप लगाइए बुक से सवाल, है ना, तो जहाँ तक होगा तहाँ तक हम आप लोग के प्रोवाइड करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो बहादुर हेडिंग दे देते हैं खिलजी वंश, खिलजी वंश आप लोग देख के आएंगे, खिलजी वंश। और क्लास बहादुर लोग अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, और जो जो इसमें सवाल किया गया है उस सवाल को आप बताएंगे। और लाइक करने से क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आपको तो लाइक करना ही पड़ेगा। अब कुल मिला के अगर आपको इतना भी फ्री में यूट्यूब पर मिल रहा है तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बार बेल आइकन दबा दें, इसमें क्या दिक्कत है, आपको नुकसान तो कुछ है नहीं। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।